नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं संसद की कार्यवाही के बारे में। ये थोड़ी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हम इससे पहले भी वीडियोस बना चुके हैं संसद के बारे में। तो संसद का जैसे कि गठन कैसे होता है, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होता है, और थोड़ी बहुत संसद जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसके पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो हम इसको वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको दे देंगे, या फिर हमारी प्लेलिस्ट को जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और हम आपको बता देते हैं कि हम डेली 7 बजे पॉलिटी की क्लास, पॉलिटी का वीडियो अपलोड करते हैं डेली शाम को 7 बजे। तो आप इस टाइम को याद रखिएगा, इस टाइम पे हमारे वीडियो लाइव होंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। दोस्तों, संसद का संचालन कैसे होता है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, आप धैर्य के साथ सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, क्योंकि चीज़ें क्रिटिकल होती हैं, इतनी आसान नहीं होती हैं। आप फैक्ट को भूल जाएंगे, एग्जाम में चीज़ें गलत हो सकती हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होती है, पहले क्या होता है, संसद का सत्र आहूत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। कार्यवाही में क्या होता है, मतलब कि ये सत्र निर्धारित होते हैं, कितने दिन बैठक होगी, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ पहले से रहता है। तो जो डेली बैठक होती है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रश्नकाल शुरू किया जाता है। प्रश्नकाल क्या है कि लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे तक चलता है, 1 घंटे का। इसमें दोस्तों पहला घंटा वही 11 से 12 सदस्य इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। अब प्रश्न पूछने का क्या है कि प्रश्न के तरीके भी कई हैं। उत्तर कौन देगा? सामान्यतः मंत्री देगा। सामान्यतः करने का मतलब क्या है कि प्राइवेट लोग भी दे सकते हैं। अब प्राइवेट कौन है? जो जो मंत्री हैं वो सरकारी हैं, जो मंत्री नहीं है वो सदस्य प्राइवेट कहे जाते हैं। अब प्रश्न क्या है, 3 तरह के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। अब देखते हैं दोस्तों, तारांकित प्रश्न में क्या है कि मौखिक उत्तर दिया जाता है, मतलब कि आप फेस टू फेस सदन में ही इसकी बात चलती है, चर्चा चलती है। इसमें आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने जो प्रश्न पूछा है उस पर मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, अगर आप संतुष्ट नहीं है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप वहीं पे और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। अतारांकित प्रश्न क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको लिखित उत्तर दिए जाते हैं। एक समय के बाद आपको लिखित उत्तर पहुंचा दिया जाएगा। इस पर आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सदन में वो वाला काम नहीं है जैसे कि प्रश्नकाल वो है तारांकित वाला। अब अल्प सूचना वाले को समझते हैं क्या है। इसके लिए दोस्तों 10 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, और उत्तर आपको इसका मौखिक दे दिया जाएगा वहीं पर। ये अल्प सूचना हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शून्यकाल के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये लोकसभा में 12 बजे से 1 बजे का टाइम शून्यकाल का टाइम होता है। ये दुनिया में कहीं नहीं था, भारत ने इसकी खोज की, भारत की ये देन है। 1962 से भारत की संसद में चल रहा है। इसका प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है और अनौपचारिक साधन है ये। अब दोस्तों क्या है कि ये शून्यकाल ऐसा होता है कि सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसे मामले को उठा सकते हैं, और ये तुरंत प्रश्नकाल के बाद होता है। कि जैसे कि हमारे सदन में क्या है कि कब इमरजेंसी आ जाए, कब कौन सी बात चल रही है, तो पहले से निर्धारित रहता है संसद में किस दिन कौन सी कार्यवाही होगी। तो बीच बीच में ऐसा टाइम दिया जाता है कि जो अविलंबनीय मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, जिनको उठाया जाना है, जो कि सार्वजनिक जीवन में घटित हो रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे थोड़े थोड़े संसाधन बनाए गए हैं कि एकदम संसद हमारी ऐसे न चले, थोड़ा सा उसमें जीवंत बने रहे संसद। अब थोड़ा हम समझते हैं प्रस्ताव के बारे में। प्रस्ताव कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं। प्रस्ताव दोस्तों पीठासीन अधिकारी जो होते हैं उनकी अनुमति से लाया जाता है। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी सभापति होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन रूप से होते हैं। ये सब हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या है? ये एक तरह से स्वतंत्र प्रस्ताव होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ऐसे और भी प्रस्ताव हैं, चुनाव आयोग को हटाना, या फिर जो संवैधानिक पद हैं उन पर ये सब लागू होते हैं। बहुत बार आप सुनते होंगे निंदा प्रस्ताव के बारे में। जैसे आप संसद चलती है उस समय आप पेपर पढ़ा करिए या न्यूज़ देखा करिए, तो वहाँ देखिएगा बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आपके सामने आती हैं। जैसे कि संसद को स्थगित करने की मांग चल रही है, सत्रावसान की बात चल रही है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, हंगामा हो रहा है, या फिर निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। बहुत बार लोग अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं सरकार को गिराने के लिए। तो ये सब देखने के लिए दोस्तों आप हमारा वीडियो देख लेंगे। ये सब वीडियो 2-3 वीडियो हैं, इसको आप देख लेंगे तो आप संसद के बारे में क्या काम होता है, कैसे काम होता है ना, एकदम अच्छी तरह समझ जाएंगे। संसद कैसे चल रही है आपके दिमाग में एकदम चलता रहेगा वो चीज़ कि अच्छा ये सब ऐसे चल रहा है। अनभिज्ञ नहीं रहेंगे आप इन चीज़ों से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें निंदा प्रस्ताव क्या है? लोकसभा में इसके लिए कारण बताना अनिवार्य है कि अगर किसी के खिलाफ निंदा ला रहे हैं तो कारण बताइए, क्यों निंदा ला रहे हैं, कारण क्या है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि मंत्री, मंत्रियों के समूह, मंत्रिपरिषद, किसी के खिलाफ भी लाया जा सकता है ये। आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मली नीतियों का मैटर होता है। जब विपक्ष नीतियों से असंतुष्ट होता है तो वो निंदा प्रस्ताव ले आता है, नीतियों की निंदा करता है वहाँ पर। और यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि अगर मान लीजिए निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नॉर्मली थोड़ा व्यवहार में आप समझिए कि मैटर क्या होता है। जैसे कि जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, अब सत्ता पक्ष में ये है कि अभी जो दल बदल कानून है और तमाम कानून है उसमें ये लिखा है कि जो व्हिप है, मतलब कि जो पार्टी कहेगी, अगर वो सदस्य नहीं करते हैं तो पार्टी से बर्खास्त हो सकते हैं, पार्टी से निकाल दिए जा सकते हैं। तो
जब ये चीज़ें हो सकती हैं तो कोई किसी के विरोध में मत कैसे डालेगा, और कोई आदमी अगर सरकार में किसी की सरकार बनी है तो उसके विरोध में मत जाएगा ही कैसे। तो कोई भी प्रस्ताव हो सरकार के खिलाफ पास ही कैसे हो पाएगा। थोड़ा आप खुद सोचिए कि अगर सत्ता में कोई पार्टी है उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव कैसे आएगा, वो खुद ही बहुमत में है तभी तो उसकी सरकार बनी है। तो आप ये चीज़ समझ के चलिए। लेकिन क्या है, कई बार गठबंधन की सरकार होती है या फिर लॉबी होने लगती है तो मतदान इधर उधर होने लगते हैं, तो ऐसा हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अपने अगले प्रस्ताव पर बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, ये इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बता दें आपको कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर त्यागपत्र देना पड़ता है, मतलब सरकार गिर जाती है फिर। अविश्वास का मतलब क्या है कि अगर विश्वास ही नहीं है, ये अनुच्छेद 15 में वही बात है जो विश्वास हासिल करने का मैटर है कि मंत्रिपरिषद होगी और क्या कैसे करेगी। तो ये अनुच्छेद अनुच्छेद 75 से ये अविश्वास वाला मैटर आया है और ये पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। स्वीकार करने के लिए इसका कारण बताना भी अनिवार्य नहीं है। अगर संसद में ऐसा प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर त्यागपत्र देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। आप इसको ध्यान रखिए। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं होती है, इसीलिए इसमें 50 सदस्यों की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूरी चीज़ समझ चुके होंगे। परीक्षा में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने में आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कटौती प्रस्ताव के बारे में देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक लाया गया, कि कोई बिल लाया गया, तो अब उसमें चर्चा होती है, विपक्ष उसमें कुछ प्रस्ताव देता है, तो विपक्ष उसमें तमाम प्रस्ताव देता है। जैसे साधारण कटौती की बात करता है, घटकों में कटौती की बात करता है कि मतलब कुछ पॉइंट काट दिए जाएँ, या फिर कंगारू कटौती क्या होती है कि केवल महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा होती है। गिलोटिन क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि हेल्दी बहस नहीं हो रही है, हेल्दी डिस्कशन नहीं है, संसद में हंगामा हो रहा है, तो जो सदस्य हैं थोड़े बहुत उन्हीं में जल्दी जल्दी में विधेयक पास करा दिए जाते हैं, तो गिलोटिन कहा जाता है उसको। हालांकि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है किसी विधेयक को जल्दबाजी में पास कर दिया जाए, लेकिन संसद में हंगामा और यहाँ की कार्यवाही ऐसी होती है कि ये सब जो आप कटौती प्रस्ताव देख रहे हैं ये सब चल जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हम आपको आगे चल के बताएंगे कि संसद में सदस्यों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो विशेषाधिकार में जैसे मान लीजिए कि तमाम विशेषाधिकार हैं, लेकिन अगर उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो गलत जानकारी दे रहे हैं या फिर सदन के कार्यवाही के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, सदन की गरिमा को नहीं बना रहे हैं, तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। और ये प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है। नॉर्मली मंत्री के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जाता है क्योंकि मंत्री ही ज़्यादातर कार्यों की जवाबदारी लेते हैं। मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से ये उत्तरदायी होती है इसके प्रति, विधायिका के प्रति। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने में देखेंगे कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में अनुमति को पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रस्तुत कौन कर सकता है? सदन का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षण मतलब मंत्री का ध्यान यहाँ आकर्षित करवाया जाता है क्योंकि काम ज़्यादातर मंत्री ही करते हैं। अब क्या है दोस्तों, अविलंबनी मतलब कि अत्यंत इंपॉर्टेंट जो मुद्दे होते हैं उन पर ये लाया जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ये भारतीय नवाचार है, पहले से कहीं नहीं था। भारत में इसकी खोज हुई, भारत से ये चालू हुआ, 1954 से हमारे देश में चल रहा है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है कि प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख किया गया है। तो आप ध्यान आकर्षण, ये सब पॉइंट हम पहले ही लिख दिए हैं दोस्तों। आप इसको एकदम ऐसे रट लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए या फिर यही डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्थगन प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। स्थगन प्रस्ताव क्या है? अभी हम देख रहे थे दोस्तों पीछे की स्थगन क्या था, तो वहाँ स्थगन दूसरी चीज़ है, स्थगन प्रस्ताव यहाँ दूसरी चीज़ है। वहाँ स्थगन था, निश्चित काल के लिए स्थगन था, मतलब कि वहाँ कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। यहाँ क्या है, मतलब कि वहाँ सत्र का मैटर था कि सत्र 1 दिन के लिए स्थगित, 2 दिन के लिए स्थगित। यहाँ क्या है, कार्यवाही का स्थगित का मैटर है। यहाँ पर ये सत्र मतलब कि ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। कोई भी सदस्य ले आ सकता है, 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, कुछ शर्तें लगी है, नहीं तो फिर संसद चलेगी कैसे। तो यहाँ पर 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी कर दिया गया। फिर क्या है कि ये मैटर अविलंबनीय होना चाहिए, मतलब लोक महत्व का होना चाहिए, ऐसे फर्जी मैटर नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कार्रवाई चल रही है, तो अब प्लान तो पहले से बना रहता है, पूरा शेड्यूल तो पहले से बना रहता है, तो ऐसे प्लान को मान लीजिए नहीं ले जा रहा है तो संसद में भी प्रस्ताव आता है कि स्थगन प्रस्ताव आता है कि भाई सारे कार्यवाही को रोको, पहले इस बात पर चर्चा करिए, सामाजिक रूप से बहुत ज़रूरी है, देश में कोई घटना ऐसी हो गई है या फिर देश में कुछ मान लीजिए हो रहा है ऐसा, तो उसके लिए यहाँ पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। समय दोस्तों नॉर्मली इसमें 2.5 घंटे से कम का समय नहीं लगता, ठीक से बहस होती है, पूरी बहस होती है। थोड़ा स्थगन प्रस्ताव के बारे में हम शर्त देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये शर्त दी गई है कि मामला एकदम ज़रूरी होना चाहिए, तथ्यात्मक स्तर पर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, कोई हवाई बात नहीं होनी चाहिए, और केवल एक मुद्दे से रिलेटेड होना चाहिए, महत्वपूर्ण विषय इसमें होना चाहिए, विशेषाधिकार का मुद्दा इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगर सदन में किसी मुद्दे पहले चर्चा हो चुकी है या फिर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है तो उसको भी इसमें नहीं उठाया जा सकता।
और एक बार अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए तो किसी दूसरे प्रस्ताव का सहारा लेके या फिर किसी दूसरे तरीके से इसको पेश नहीं किया जाएगा। तो कुछ इसमें शर्तें निर्धारित हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ सिर्फ एक ही ये पॉइंट याद रखना है कि केवल एक मुद्दे पर इसको लाया जा सकता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बात कर लेते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? जैसे कि ये धन्यवाद प्रस्ताव आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति का संबोधन है, संसद में किया जाता है। जैसे कि कोई चुनाव हुआ तो उसकी जो पहली बैठक होगी, जो सरकार बनेगी, तो जब संसद पहली बार चलेगी तो वहाँ राष्ट्रपति अपना बताएंगे, या फिर वित्तीय वर्ष जैसे कि बजट से पहले जो चलती है वहाँ भी राष्ट्रपति का संबोधन होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति आमतौर पर सरकार के विजन को बताते हैं, सरकार की नीतियों को बताते हैं, कार्रवाई के बारे में बताते हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी आगे चल के। तो ये चीज़ें राष्ट्रपति के संबोधन में रहता है। नॉर्मली आधे एक घंटे का संबोधन रहता है, आप उसको भी देखा करिए, कभी यूट्यूब पर देखिए तो बहुत सारे संबोधन पड़े हुए हैं। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सरकार की नीतियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट नीतियां हैं, तो आप इसी संबोधन के माध्यम से बहुत सारी सरकार की नीतियों को जान सकते हैं, फिर उसका डिटेल अपने से जान सकते हैं। तो ये आपको बहुत मदद कर सकता है उसमें। दोस्तों, गवर्नमेंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसी से प्रश्न आते हैं। गवर्नमेंट आप नौकरी करने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी, तो सरकार के बारे में थोड़ा जानना आपको चाहिए, ज़रूरी भी है। अब दोस्तों यहाँ क्या है कि ये सिस्टम ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है, वहाँ राजा का संबोधन होता है, सम्राट का संबोधन होता है। और हमारे देश में हम बताए पहले भी कि भारत में संसदीय सिस्टम है, और संसदीय सिस्टम ज़्यादातर ब्रिटेन से ही लिया गया है, उसके ज़्यादातर प्रावधान। अब दोस्तों ये जो होता है, इस पर मतदान होता है। अब फिर हम मतदान वाली आप बात बता दें आपको। मतदान जब सत्ता ही सरकार में है, जो सत्ता पक्ष में है, बहुमत से आई है तभी उसकी सरकार है, तो फिर वोट ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ जाएगा या प्रस्ताव पारित नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा रहता है, कभी गठबंधन हो गया, कभी लॉबिंग हो गई, कुछ हो गया, तो मतदान करवाया जाता है नॉर्मली इसमें। अब हम थोड़े कुछ छोटे छोटे विषयों में बात कर लेते हैं, जिसमें आधे घंटे की बहस है। लोक महत्व का मुद्दा होगा तो इसमें उठाया जाएगा, सप्ताह में 3 दिन का समय दिया जा सकता है, और ये औपचारिक प्रस्ताव या मतदान इसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, इन सब पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट से दोस्तों आप इनको याद रखिए। अल्पकालिक चर्चा, इसका अन्य नाम है 2 घंटे की चर्चा। अब नाम से ही पता है कि इसमें 2 घंटे की लगभग चर्चा होती है। सार्वजनिक महत्व के विषय को उठाया जाता है, सप्ताह में 3 दिन दिया जा सकता है। अब ये दिन देता कौन है? वही जो पीठासीन अधिकारी है, वही दिन अलॉट करते हैं। कैसे काम चलेगा वो भी अलॉट करते हैं। अब विशेष उल्लेख और नियम 377 क्या है? जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपको बताया कि अल्पकालीन चर्चा या फिर ये 2 घंटे की बहस तमाम चीज़ है। औचित्य प्रश्न भी नीचे बताएंगे। तो जो प्रश्न कहीं नहीं उठाए जा सकते उनको विशेष उल्लेख के तहत, जैसे राज्यसभा में विशेष उल्लेख के तहत और लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाया जाता है। और ये उठाया जाता है यही आधे घंटे वाली बहस में, जो यहाँ हम बताए, इस वाले में इसको उठाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि नियम 377 किससे संबंधित है, लोकसभा से है कि राज्यसभा से है, तो थोड़ा याद रखिएगा इसको। आगे समझते हैं औचित्य प्रश्न क्या है। औचित्य प्रश्न दोस्तों इसमें क्या है कि सदन का संचालन अगर ठीक से नहीं हो रहा है, जो नियम कानून है जिससे नहीं हो रहा है, अगर नियमों की अवहेलना हो रही है, गलत तरीके से सदन चल रहा है जिससे नहीं चलना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है, सदन को सारे नियम कानून का पालन करना चाहिए, जनता के हितों का कल्याण का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो अगर वो काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो औचित्य प्रश्न के माध्यम से इस प्रस्ताव को लाया जाता है। सामान्यतः विपक्षी सदस्य द्वारा ही लाया जाता है इसको। ये सदन का ध्यान आकर्षण कराने का काम करता है। अब पास होने के बाद ये लिखा हुआ सदन की कार्यवाही समाप्त होने, या फिर मतलब कि पास होने के बाद जो होती है सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाती है, लेकिन इसमें बहस की अनुमति नहीं है कि अब ये प्रस्ताव लाया गया है तो इस पर बहस होगी, आधे घंटे की बहस, 2 घंटे 4 घंटे की बहस होगी। तो कई बार हम पूरा ये प्रस्ताव आपको बता दिए, सब कुछ बता दिए, बस एक लाइन हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट पहले से सत्ता में है, जिसकी सरकार है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं हो सकते हैं। गठबंधन की सरकार में कभी कभी ऐसी संभावना बन जाती है, लेकिन ये सब चीज़ तो है ही, मतलब जानने की चीज़ हैं, संसद में चलती हैं चीज़ें, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही हम वीडियो छोटे छोटे पार्ट में बनाते रहते हैं। छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाने का हमारा केवल एक मकसद है कि अगर मान लीजिए कि एक बल्कि वीडियो बना देंगे, 2 घंटे 4 घंटे का बना देंगे, तो आपके पास शायद उतना टाइम न रहे, आपको और विषयों पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो और आप एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ के 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के चीज़ों को अडॉप्ट भी नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट के, जिससे कि मतलब कि एक एक टॉपिक को आप धीरे धीरे कवर करते चाहिए। तो क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि एक टॉपिक आप कवर किए, तो पीछे वाले टॉपिक को 2-3 टॉपिक जो है उनको रिवाइज करते चल रहे हैं, आगे कवर करते चल रहे हैं, तो सारे टॉपिक आपके एक समान बने रहेंगे, आपको याद रहेंगे। अदरवाइज जैसे मान लीजिए कि आपने 4 घंटा पढ़ा, तो मान लीजिए उसको रिवाइज करने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए, तो पता नहीं आप 2 घंटे नहीं दे पाएंगे, तो जितना आप पढ़ा है उसकी प्रोडक्टिविटी ठीक से नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर छोटे छोटे पार्ट में पढ़े हैं तो आप थोड़े थोड़े टाइम में उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी की बटन को भी दबाएं, जैसे हम अपडेट डालते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।
और दोस्तों क्या है, घंटी की बटन दबाने में, जैसे मान लीजिए आपको लगता होगा कि हम चैनल सब्सक्राइब ना करें, घंटी की बटन दबा लें, हमें अपडेट्स मिलते रहें, तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक घंटी की बटन आएगी नहीं। तो बेल आइकन प्रेस करने के लिए, नोटिफिकेशन लेने के लिए कि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके तक जानकारी पहुंच जाए, तो आपको सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।